जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाली मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, MP फॉरेस्ट एग्जाम, MP जेल प्रहरी एग्जाम, MP अबकारी भर्ती और साथ ही साथ MP SI और कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बिजली के झटके से बचने के लिए। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को बिजली के झटके से बचने के लिए रबर के दस्ताने पहनना चाहिए, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होती है, इसलिए करंट नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया। तो यहां पर आपसे पूछा है, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से पहली क्षार धातु कौन सी है। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंसियम, सेकंड ऑप्शन है लिथियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इनमें से पहली क्षार धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, लिथियम। लिथियम जो है यह प्रथम क्षार धातु है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 3 होता है। यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। धातु होने के बावजूद इसे चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आपसे पूछा है, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा गया है, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 2 बार। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है और ये कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है तथा पूरा चांद पूर्णिमा को दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चांद पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि यदि हम लोग एक कमरे में कहीं पर एक इत्र की शीशी को खोलकर रख देते हैं तो उसकी गंध किस प्रक्रिया के द्वारा जल्द ही पूरे कमरे में पहुंच जाती है या हमारी नाक तक पहुंच जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि या विसरण प्रक्रिया के द्वारा इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है। प्रसार गैसों के परमाणुओं, अणुओं और कणों की निरंतर गति का परिणाम है। इत्र बाष्पशील गैसों से बने होते हैं जो हवा में तेजी से फैलते हैं और इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन के कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है विकल्पों में से सभी, दूसरा ऑप्शन है चारागाह की अत्यधिक चढ़ाई। यहां पर अत्यधिक चराई होना था, तो ये गलती से मिस्टेक यहां पर प्रिंट हुई है। और इसके बाद यहां पर देखेंगे आप, खड़ी भूमि वाली भूमि की जुताई, पेड़ों की कटाई। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? मृदा अपरदन अत्यधिक होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट दिए गए सभी ऑप्शन। देखिए, पेड़ों की अत्यधिक कटाई होगी तब भी मृदा अपरदन होगा, और चारागाह की अत्यधिक चराई होती है तब भी मृदा अपरदन होगा, और खड़ी भूमि वाली भूमि की अगर जुताई की जाती है तब भी बारिश के दौरान अत्यधिक मृदा अपरदन होगा। तो पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई के कारण जल प्रवाह से मृदा अपरदन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रेणी क्रम में। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को में एमीटर को हमेशा किस रूप में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये वेरी IMP क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। एमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए होता है। यह परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी फेफड़ों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 तपेदिक। तपेदिक बीमारी जो है यह फेफड़ों से संबंधित है। तपेदिक का मतलब होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टीबी का, या फिर इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह एक संक्रमित बीमारी है। भारत सरकार 2025 तक देश में टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा देश में टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो आपका आंसर होगा 2025 तक का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा, तो यहां पर पूछा गया है वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। बताना है आपको वह न्यूनतम या सबसे कम ताप जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 प्रज्वलन ताप। किसी ईंधन को गर्म करने पर वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलने लगता है उसे उसका प्रज्वलन ताप कहा जाता है। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर आए बिना किसी बाहरी स्रोत के ही वह पदार्थ तुरंत जल उठता है। जैसे कि अगर हम बात की जाए कि अगर मान लीजिए हमारा पास कोई पदार्थ है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है, तो यदि हमारे वायुमंडल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो यह जो वस्तु है, यह जो ईंधन है, यह स्वतः ही जल उठेगा। मतलब हमें जलाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके प्रज्वलन ताप के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा। और प्रज्वलन ताप के बराबर जब किसी ईंधन के बराबर उसे ताप प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, जल उठता है। इसे इसका क्या कहा जाता है, प्रज्वलन ताप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है ए मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके। तो आपसे पूछा गया अत्यधिक, अधिक, अनंत, बहुत कम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बहुत कम। देखिए प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम बहेगी, और अगर धारा जैसे कि आपने ओम का नियम देखा दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर से आई आर, ये समझिए। अब देखिए यहां पर V अपॉन में R और यहां पर I लिख देते हैं। तो I के अपोजिट क्या है, I के अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती क्या है, प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम बहेगी और प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक बहेगी। तो यहां पर आपसे यही पूछा है कि ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है जिससे अधिकतम धारा परिपथ से प्रवाहित हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इनमें से सभी। विनिर्माण पेंट में, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ में, कफ सिरप में, इन सभी में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इथेनॉल का जो सूत्र होता है वो C2H6O होता है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 कैक्टस। कैक्टस पौधा जो होता है यह रेगिस्तान में मुख्य रूप से पाया जाता है और यह एक रेगिस्तानी पौधा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थानों से निम्न सांद्रता वाले स्थानों में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विसरण। अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थानों से निम्न सांद्रता वाले स्थानों में जाने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। गैसों में प्रसार का एक प्रकार का गुण होता है विसरण, जिससे अणु उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक फैलते हैं, जिसे विसरण कहा जाता है। उदाहरण, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा, तो यहां आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, कैंसर, उच्च रक्तचाप, प्लेग या मधुमेह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 प्लेग। प्लेग जो है यह एक महामारी है या संक्रामक रोग है। जैसे कि अभी आप लोगों का कोरोना आया था, उसी प्रकार वर्ष 1920 में
प्लेग नामक एक बीमारी आई थी जो कि काफी चर्चित रही, जिसमें कई लाखों लोगों की जान गई थी, क्योंकि उस समय आजकल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो नहीं हुआ करता था। आजकल क्या है, जल्द ही वैक्सीन बन जाती हैं, पर उस समय प्लेग की जल्दी से वैक्सीन नहीं बन पाई थी। इस वजह से पूरे विश्व में प्लेग का तांडव रहा, जैसे कि कोरोना का रहा। इसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। तो यह क्या है, एक संक्रामक बीमारी है और प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है। ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है, अंदरूनी कान, मध्य कान, बाह्य कान या श्रवण तंत्रिका में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य कान। मानव कान के मध्य भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धन होता है। मानव कान में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती है। और यह क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा कान में, और इस हड्डी का नाम है स्टेपिज। और मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, के सेल कौन से स्तर का ऊर्जा स्तर है, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर का। किसी भी परमाणु में अगर बात की जाए तो 4 ऊर्जा के स्तर होते हैं। तो आपसे पूछा गया ये जो के है ये किस नंबर का है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम। देखिए इसके 4 ऊर्जा स्तर होते हैं। पहले वाले का कहते हैं के, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एल, के, एल, एम और चौथे वाले को एन। तो ये सीधे मतलब आपका जो अल्फाबेट होता है उस हिसाब से आपको याद रखना है, के, एल, एम, एन। ये 4 प्रकार के किसी भी परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है के सेल जो है ये किस प्रकार का ऊर्जा स्तर है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर है। और इनमें अगर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बात कर ली जाए तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो के में इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में होते हैं 2, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा 18। या फिर आपसे पूछा जाए परमाणु ऊर्जा स्तर के एन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब आपका आंसर होगा 32। एल में कितने होते हैं 8 और के में कितने होते हैं 2। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कान। मानव शरीर का जो कान होता है यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तापीय अपघटन। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे तापीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, सोडियम किसमें संग्रहित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सोडियम किसमें संग्रहित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी के तेल में। सोडियम जो होती है यह अति अभिक्रियाशील धातु होती है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Na और परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम जो है दोस्तों यह काफी अभिक्रियाशील होने की वजह से वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन के सेल या मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, क्षारीय धातुओं से। पोटेशियम जो है यह क्षारीय धातुओं से संबंधित है। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है यह के होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 19 होता है। और इसकी खोज जो है वो हम्फ्री डेवी ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, पूछा गया आपसे मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके खालिस्तान से स्वतंत्र होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि जो मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण किससे स्वतंत्र होता है, ऊर्जा, वेग, द्रव्यमान या दाब, इनमें से किससे स्वतंत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान से। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो त्वरण है इसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा मानव के कुल रक्त का लगभग 55% भाग होता है, यह आपको याद रखना है। और इस प्लाज्मा का जो 92% भाग है यह जल से बना होता है और 8% भाग में प्रोटीन, लवण और विटामिन मिले होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। मानव शरीर का जो अग्नाशय होता है यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 पोलियो बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। पोलियो विषाणु जनित बीमारी है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन्स साल्क ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसे साल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। 2016 में भारत देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो आपका आंसर होगा वर्ष 2016 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा है चूना पत्थर, चाक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है चूना पत्थर, चाक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम कार्बोनेट के। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर जो होते हैं ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां आपसे पूछा है रसोई गैस में मुख्यतः कौन सी गैस शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 प्रोपेन और ब्यूटेन। रसोई गैस में LPG में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस शामिल होती है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है यह आप लोगों से पूछा गया है। NCERT क्लास 7 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बसा। बसा जो है यह पोषक तत्व है जो भंजन के पश्चात अर्थात पाचन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। बसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी जो इकाई है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यह एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि परमाणु जो होते हैं यह रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अणु बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारत का इनमें से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य। भारत का तमिलनाडु राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की 45% से 55% मात्रा पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर आपको
कि इनमें से किस कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, जिसमें एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, इस प्रकार के आपका ऑप्शन मिलते हैं। तो लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर होता है। लिग्नाइट को भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंद नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सलजम, मूली, पत्ता गोभी, चुकंदर। इनमें से कौन सा एक कंद नहीं है? कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है दोस्तों यह एक कंद का उदाहरण नहीं है। कंद का मतलब क्या होता है? जो जमीन के अंदर उगते हैं, अंदर उनका मतलब तना होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है पत्ता गोभी। सलजम, मूली, चुकंदर ये सभी क्या है? कंद के उदाहरण है। पत्ता गोभी जमीन के ऊपर पौधे में लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह हुआ आज का हमारा सेशन, और यहां पर देखिए हमने आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर आप लोग हमें फटाफट कमेंट करके बताएंगे।